रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमणि एपिसोड 12। शिवन्या, मुझे नागमणि दे दो अभी इसी वक्त। शिवन्या व्योम के सामने कुछ भी बोल नहीं पाए। व्योम अपनी जगह सही ही था। शिवन्या ने लाचारी भरी आवाज में कहा, व्योम, नागमणि लाते कैसे हैं मुझे नहीं पता। ये सुन व्योम ने लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने प्यार से शिवन्या के दोनों हाथ थामे और उन्हें आपस में जोड़े। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। शिवन्या ने भी व्योम को देखकर अपनी आंखें बंद की। व्योम बोला, ओम नमः शिवाय। शिवन्या बोली, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही दोनों दिल से शिवजी को याद करने लगे। देखते ही देखते शिवन्या की हथेलियों में तेज प्रकाश आने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे तेज और तेज होने लगा था। देखते ही देखते कोहिनूर से भी सुंदर मनमोहक नागमणि शिवन्या के हाथों में आ गई। उसे देख शेषा की आंखें जैसे लालच और ईर्ष्या से बड़ी हो गई। वही वैशाली, विश और दुष भी उत्सुकता से नागमणि को देखने लगे। फिर व्योम और शिवन्या ने अपनी आंखें खोली। नागमणि देखकर व्योम के चेहरे पर भी चमक आ गई। वही शिवन्या आंखें और मुंह बड़ा करके एकटक नागमणि को देखने लगी। वो बहुत ही दिव्य लग रही थी। वही नागमणि के असर से शिवन्या को फिर से कुछ झलकें दिखाई देने लगी। शिवन्या और व्योम एक झील के किनारे एक बड़े से झूले पर साथ में झूला झूल रहे थे। शिवन्या और व्योम साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और जोर जोर से हंसे जा रहे थे। वही इतने में वहां एक बड़ा खतरनाक भेड़िया आ जाता है। वो अचानक से पीछे से गुर्राता है, जिसे सुन दोनों ही पीछे पलटकर देखते हैं। बड़े से खूंखार भेड़िए को अपनी तरफ यूं झपट्टा मारता देखकर शिवन्या तुरंत ही व्योम के सीने में छुप जाती है। वही व्योम अपना मजबूत हाथ उस भेड़िए के गले पर मार देता है। ऐसे में वो भेड़िया उनके आगे आकर उछलकर गिर जाता है, जैसे क्रिकेट में गेंद टप्पी खाकर गिरती है। वो भेड़िया फिर खड़ा होकर उनकी तरफ गुर्राता है। उसे देखकर शिवन्या व्योम को और भी ज्यादा कसके पकड़ लेती है। नागराज, मुझे बचाओ। शिवन्या को इतना डरते हुए देखकर व्योम को भेड़िए पर बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो तुरंत आधा नाग बनकर अपनी पूंछ से भेड़िए को मारने लगा। उस समय व्योम की शक्तियां उसके चरम पर थी, तो वो मार मार के उस भेड़िए को घायल कर देता है। थोड़ी देर तक बर्दाश्त करने के बाद वो भेड़िया खुद ब खुद वहां से भाग जाता है। व्योम प्यार से तसल्ली देते हुए शिवन्या के सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, माया, तुम्हें मेरे रहते किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये सुन शिवन्या अपना प्यारा सा छोटा सा चेहरा मासूमी से ऊपर करते हुए कहने लगी, आपके रहते क्यों? आप भी मुझे बिना मेरी मर्जी के नहीं छू सकते। मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, आप भी नहीं, समझे? इतना बोल शिवन्या क्यूट सा पाउट बना देती है। तो व्योम प्यार से कहता है, अच्छा जी। उसे ऐसा पाउट करते देख व्योम अपनी नाक उसकी नाक से टकराने लगता है। फिर आगे बढ़कर अपने हाथ उसके होठों पर रख देता है। शिवन्या ये देख व्योम से अलग होने की कोशिश करती है, पर व्योम उसे हिलने तक नहीं देता। थोड़ी देर बाद शिवन्या की सांस फूलने लगती है, तो व्योम उससे अलग हो जाता है। व्योम से छूटते ही शिवन्या उससे मुंह फेर लेती है। हम व्योम फिर एक खिला हुआ लाल गुलाब उसके आगे करता है। शिवन्या उसे हाथ मार के नीचे फेंक देती है। फिर वापस से मुंह फुलाकर हम करती है। व्योम फिर मुस्कुराते हुए उसे एक चमकता हुआ सफेद मोती देता है। शिवन्या उसे भी मुंह बनाकर हाथ मार देती है। व्योम ये देख कुछ सोचने लगता है, फिर अपने हाथ में नागमणि लेकर शिवन्या की आंखों के आगे कर देता है। शिवन्या फिर से उसके हाथ को धक्का मारने ही वाली थी कि बीच में ही रुक जाती है। वो तुरंत व्योम की तरफ घूम जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। वो फिर चौंकते हुए पूछती है, व्योम ये तो? व्योम फिर नागमणि उसके खूबसूरत से चेहरे के पास लाकर प्यार से कहता है, माया, ये तुम्हारे लिए। इसे तुम मेरे प्यार की निशानी समझो। इसे हमेशा संभाल कर रखना। इसमें मेरी जान बसती है। मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखोगी ना? ये सुन शिवन्या प्यार से नागमणि को देखने लगती है, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। नागमणि को फिर हथेली से उठा लिया जाता है। व्योम नागमणि लेकर कालक्ष की तरफ बढ़ जाता है। वही शिवन्या जैसे गहरी नींद में से बाहर आती है। व्योम नागमणि को कालाक्ष के सिर पर रखता है, फिर उस पर अपना हाथ रखकर कुछ श्लोक पढ़ने लगता है। शिवन्या की नजर फिर शेषा पर जाती है, जो बड़ी उत्सुकता से बस मणि को घूरे जा रही थी। उसके अंदर शक्ति और ताकत पाने का जुनून साफ झलक रहा था। उसे देख शिवन्या मुंह बना लेती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। खंडहर के बाहर शेषा जोर से शिवन्या का हाथ छटक देती है, फिर उसका गला कसके पकड़कर नफरत से बोलती है, दो कौड़ी की इंसान कहेगी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुझे क्या लगता है कुछ नेवलों को मार दिया तो तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया?
तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम मेरे सामने मेरे पाँव की धूल बराबर भी नहीं हो, समझी? ये सुन शिवन्या को भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो भी शेषा का गला पकड़कर कसके दबाने लगती है। वो भी जोर करते हुए कहती है, शेषा, मुझे तुम शुरुआत से ही पसंद नहीं हो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे कभी ना उलझूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्ही ने मेरे पीछे एक खतरनाक नाग को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी जो मोक्ष श्लोक और व्योम वहां मॉल में टाइम पे आ गए थे, वरना मैं तो उसी दिन मर जाती। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कभी ये भी पता नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारे मासूम बच्चों ने मुझे नेवले की दुनिया में भेज दिया था? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम उस पूरे चांद की रात कैसे तुम अपनी सस्ती सी टोली लेकर मेरे घर आ धमकी थी? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कैसे तुमने उन नेवलों को ठिकाने लगाया? ये सब सुनकर शेषा सिर से लेकर पैरों तक हिल गई। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिवन्या उसके बारे में इतना सब जानती है। शिवन्या शेषा का चेहरा अपने पास लाते हुए फिर गुस्से में कहती है, शेषा, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन तुमने मेरे परिवार पर अपनी बुरी नजर डालकर सही नहीं किया। तुमने मेरे माँ पापा को, मेरे नितिन को, यहाँ तक कि जिया को भी जान से मारने की कोशिश की। मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम और तुम्हारे बच्चे, मैं ये तुम सबको आखिर मौका देती हूँ, सुधार जाओ। सुधार जाओ वरना तुम सब जान से जाओगे। सुन रही हो, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ये सुन शेषा आंखें फाड़कर हैरानी से शिवन्या को देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो शिवन्या डरी सहमी हुई सी रहती थी उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। शिवन्या फिर उसे छोड़कर पीछे धकेल देती है और वहां से जाने लगती है। इतने में शेषा अपनी पूंछ से उसे जकड़कर हवा में उछाल देती है। शिवन्या के पास अब नागमणि नहीं थी तो ज्यादा दबाव के कारण उसे बहुत तेज दर्द होता है। शिवन्या जोर से चिल्लाती है, आ व्योम, बचाओ, आ मम्मी। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर शेषा को पहले तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ जाता है कि व्योम अभी यही है, तो वो जल्दी से कुछ सोचने लगती है। वही शिवन्या की आवाज सुन व्योम तुरंत बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे वैशाली, विश और दुष भी बाहर आ जाते हैं और बाहर का सीन देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिया को बहुत परेशानी होती है वीडियो गेम सीखने में। तो ऋत्विक फिर एक हाथ से जिया का एक हाथ पकड़ता है और दूसरा हाथ जिया के कंधे से पीछे लाकर उसका दूसरा हाथ पकड़ देता है और उसके कान के पास आकर उसे फंक्शन समझाने लगता है। ऋत्विक के शरीर की गर्मी जब जिया को महसूस होती है तो वो अंदर तक सिहर उठती है। वही नितिन ईयरफोन डाले आंखें बंद किए लेता हुआ था। ऋत्विक फिर पूछता है, हाँ तो शिवन्या, तुम्हें समझ आया ना मैंने अभी जो कहा? बिल्कुल ऐसा ही करना। इतना बोलकर ऋत्विक जिया की तरफ देखता है। वही जिया भी हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनके होठ टच हो जाते हैं। दोनों ही आंखें बड़ी करके एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में ऋत्विक के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसे पढ़कर नितिन जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वाओ ब्रो, आपकी सगाई तय हो गई है, वो भी कल शाम को। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ब्रदर। आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज हमें पहले क्यों नहीं दी? वैसे भाभी सुंदर है। नितिन की आवाज सुनकर ऋत्विक और जिया तुरंत झटके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। व्योम और उसके पीछे वैशाली, विश और दुष खंडहर से बाहर आ गए और बाहर का सीन देखकर तीनों हैरान हो गए। शेषा ने शिवन्या का सिर अपनी गोद में लिया हुआ था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो चिल्लाकर बोली, व्योम, वैशु, जल्दी आओ। हे महादेव, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो शिवन्या, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सुन शिवन्या बस एकटक शेषा को देखती रही। वो मन ही मन ये सोचने लगी, हे शिवजी, ये शेषा कितनी चालबाज औरत है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इसने अपना रंग बदल लिया। ये सच में बहुत शातिर और बदमाश है, इसे तो लोमड़ी होना चाहिए था। शेषा जिसने उसके सिर पर हाथ रखा था उसने शिवन्या की मन की बात सुन ली। आखिरी का शब्द सुनकर खुद शेषा भी एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। शेषा फिर दांत चबाते हुए गुस्से से शिवन्या को घूरने लगी। जब शिवन्या को इस बात का एहसास हुआ कि शेषा ने इसके मन की बात सुन ली है तो वो उससे नजरें चुरा लेती है। वही इतने में व्योम भी वहां आ गया और उसने शिवन्या को संभालते हुए गोद में उठा लिया, फिर उसे तेजी से अंदर ले जाने लगा। उन्हें यूं जाता देखकर शेषा अपनी आईब्रो जोड़कर गुस्से से उन्हें घूरती है, फिर वो भी पीछे पीछे अंदर चली जाती है। व्योम घबराते हुए बोला, शिवू, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें?
तुम ऐसे चिल्लाए क्यों? बोलो शिवू, क्या हुआ? शिवन्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, व्योम, सच कहूं तो तुम्हारे ये बच्चे पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझ पर वार भी किया। उन्होंने फिर नितिन को मारने की कोशिश की, तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। व्योम ने शिवन्या को प्यार से सिर को सहलाकर कहा, मुझे पता है शिवू, तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? ये सुन शिवन्या थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर अपनी बाजुओं की तरफ इशारा करके कहा, मुझे यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। व्योम फिर अपने हाथों को घुमाने लगता है। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों से पर्पल कलर की रोशनी आने लगती है। उसे देखकर शिवन्या की आंखें चौड़ी हो जाती है। व्योम फिर उस रोशनी भरे हाथ को शिवन्या की दोनों बाजुओं पर रख देता है। उसके छूते ही शिवन्या का सारा दर्द पल में छू हो जाता है। शिवन्या फिर किसी भोले बच्चे की तरह बहुत खुश हो जाती है। शिवन्या व्योम को गले लगाना चाहती थी। वो जैसे ही अपनी बाहें फैलाती, इतने में एक कमजोर सी आवाज आए, आह पापा, मेरा सिर। ओ माँ। सब फिर कालाक्ष की तरफ देखने लगते हैं। वो एकदम काला था और उसकी आंखें पीले रंग में चमक रही थी। उसे होश में देख शेषा उसे प्यार से गले लगा लेती है, फिर उसके चेहरे पर चूमने लगती है। हाय मेरा बच्चा, तू ठीक हो गया। महादेव का लाख लाख धन्यवाद, मेरा प्यारा बेटा। कालाक्ष को अपनी माँ का प्यार दुलार बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पापा की तरफ उसी प्यार भरी उम्मीद से देखता है। उसे लगता है व्योम भी उसे शेषा की तरह ही प्यार करेगा, लेकिन व्योम बेहद ही गुस्से से उसे देख रहा था। वही उसके बाजू में ही शिवन्या खड़ी थी। उसे देख कालाक्ष का मुंह बन जाता है। व्योम फिर आधा नाग बनकर पूंछ से उसका गला पकड़ लेता है, फिर उसे हवा में ऊपर लटका देता है। शेषा जोर से चिल्लाती है, कालाक्ष, व्योम, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका बेटा है? व्योम ने ऊंची आवाज में पूछा, कैसे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शिवन्या को चोट पहुंचाने की? तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसके भाई को मारना चाहा, क्यों? वैशाली, विश और दुष व्योम के पास आकर मिन्नतें करते हुए कहते हैं, पापा प्लीज, कालाक्ष भाई को माफ कर दो। हम आगे से कभी शिवन्या को परेशान नहीं करेंगे। हम उससे हमेशा दूर रहेंगे। आप प्लीज भाई को छोड़ दो। वो अभी तो होश में आए हैं, वो बहुत कमजोर है, प्लीज। शेषा भी फिर शांति से कहती है, हाँ व्योम, आप मेरे बेटे को नीचे उतारिए। वो बहुत कमजोर है, कुछ हो जाएगा उसे। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। व्योम व्योम अभी किसी की भी एक सुनने के मूड में नहीं था। वो और ज्यादा जोर लगाकर कालाक्ष को और ऊपर उठा लेता है। कालाक्ष के मुंह से अच्छा से खून निकलने लगता है। उसे इस हालत में देखकर सभी को रोना आ जाता है। शेषा अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूंछ ऊपर उठती है, तो व्योम उसे पूंछ से जोर से धक्का मार देता है। वही शिवन्या से भी ये सब देखा नहीं जाता और वो व्योम के कंधे पर हाथ रखती है। जब व्योम को शिवन्या का कोमल हाथ महसूस होता है तो वो फिर शांत हो जाता है। व्योम फिर कालाक्ष को नीचे उतारता है। कालाक्ष के नीचे आते ही सब उसे घेर लेते हैं। व्योम फिर पूरी अकड़ के साथ सबसे कहता है, तुम सबके सब मेरी बात गांठ बांध लो। अगर आज के बाद तुम में से कोई भी शिवन्या या उसके परिवार के आसपास भी भटकता दिखाई दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सब मेरी औलादे हो। तुम सब आज के बाद बल्कि अभी से शिवन्या से दूर ही रहोगे, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? शेषा, तुम अभी के अभी कालाक्ष को नागलोक ले जाओ, साथ में इन सबको भी। शेषा जोर से हाँ में सिर हिला देती है और बाकियों को भी चलने का इशारा करती है। कालाक्ष, वैशाली, विश और दुष सभी व्योम को नाराजगी से देखते हैं, फिर नाग बनकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामिनी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि अब उसके घर बाबा अघोरीनाथ की दस्तक जो हुई थी। गुरुमा चंडिका बाबा अघोरीनाथ की शिष्या थी, जिसके मरने की खबर वो हजम नहीं कर पाए। वो नफरत से बोले, हम्मम, ये जो कोई भी नागिन थी उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं कैद करके रखूंगा और तिलतल का मारूंगा। उसे पता नहीं है उसने किसको ललकारा है। ये सुन यामिनी और अमन बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में हाथ मिलाकर हंसने लगते हैं। यामिनी फिर उसे शिवन्या की फोटो पकड़ाकर कहती है, गुरुजी, ये है वो नागिन जिसने आपसे पंगा लिया है, मार दीजिए इसे। बाबा अघोरीनाथ शिवन्या की फोटो देखते हैं, फिर कुछ याद करने लगते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, ये लड़की, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। माँ, कुछ तो नाम है इसका। कौन है ये? मुझे पता करना होगा। शिवम हॉस्पिटल में नितिन ने खुश होकर ऋत्विक और जिया को ऋत्विक के सगाई की खुशखबरी दी।
उसे सुनकर ऋत्विक का सारा मूड स्पॉइल हो गया। वही इसे सुनकर जिया का मूड भी खराब हो गया, पर वो इस बात को चेहरे पर आने नहीं देती। ऋत्विक जिया को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी तरफ मुड़ा, पर जब उसे एहसास हुआ कि इस बात से जिया को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके दिल में तेज दर्द उठा। उसने फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नितिन, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नितिन मुस्कुराते हुए ऋत्विक को हाथ हिलाने लगा। तब तक जिया भी नितिन के पास आ गई। नितिन ने प्यार से कहा, ओके मिस्टर ऋत्विक, बाय बाय। ये देखकर ऋत्विक का मूड थोड़ा अच्छा हुआ। वो पलटा और बाहर जाने लगा। ऋत्विक ने डोर खोला ही था, इतने में उसे नितिन की मासूम आवाज सुनाई दी, दीदी आप और व्योम कब सगाई कर रहे हो? मुझे आपकी और व्योम की शादी देखनी है। ये सुन जिया को नितिन पे बहुत प्यार आता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ऋत्विक अभी तक वार्ड के बाहर गया नहीं है, और वो प्यार से नितिन के गालों को खींचते हुए कहती है, हाँ नितिन, बहुत जल्द मेरी और व्योम की भी सगाई होगी, फिर शादी होगी। व्योम ने अपने मम्मी पापा को यहाँ मुंबई में बुलाया है। जैसे ही वो यहाँ आ जाएंगे सब तय हो जाएगा, ठीक है? ये सुन नितिन की आंखें चमक उठती हैं। वो खुश होकर पूछता है, सच्ची? जिया नितिन के गाल पर किस करते हुए कहती है, मुच्छी। ये सुनकर ऋत्विक का दिल ही बैठ गया। उसके उठते कदम जैसे वही जम गए। उसकी आंख से कुछ बूंदें भी जमीन पर गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऋत्विक फिर तेजी से बाहर निकल आया। वार्ड में नितिन की धीमी धड़कनों के बीच तेज धड़कने सुनकर जिया एकदम से चौंक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। जिया को लगा ऋत्विक शायद कुछ भूल गया होगा, तो वो उसके पीछे बाहर आ गई। ऋत्विक बाहर दीवार से सटकर अपने दिल को काबू कर रहा था। वही जिया उसके पास आकर बोली, मिस्टर रायचंद, क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? कुछ कहना है आपको? ऋत्विक उसे पहले तो कुछ नहीं कहता, वो बस जिया की कही हुई बातों को याद करता रहता है। थोड़ा टाइम बीत जाने पर जब जिया को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जाने लगी। ऋत्विक अब खुद को और रोक नहीं पाया और उसने जिया का हाथ पकड़ लिया। इससे जिया चौंक गई। उसने गर्दन पीछे करके हैरानी से ऋत्विक को देखा। ऋत्विक ने फिर उसे अपने पास खींचा और पलटकर दीवार से सटा दिया। फिर उसे अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर दिया। ऋत्विक और जिया अभी हॉस्पिटल के जिस कॉरिडोर में खड़े थे वो वीआईपी एरिया था, तो हर किसी को वहां आने की परमिशन नहीं थी, तो वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। जिया तो ऋत्विक का ऐसा एक्शन देखकर दंग ही रह गई। जिया ने ऋत्विक की आंखों में देखा। ऋत्विक की काली नशीली आंखों में सिवाय दर्द और अकेलापन के कुछ भी नहीं था। उसके टूटे दिल का हाल उसकी आंखें बखूबी बयां कर रही थी। ये दर्द देखकर जिया को भी दिल में तेज दर्द हुआ। जिया ने फिर आगे बढ़कर सवाल किया, मिस्टर रायचंद, ये आप क्या कर रहे हैं? ऋत्विक ने जिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, शिवन्या, तुम्हें इन आंखों में क्या दिखाई देता है? क्या तुम्हें इनमें कभी भी एक बार के लिए भी अपने लिए प्यार नहीं दिखा? क्या तुमने कभी भी मेरे दिल के प्यार को महसूस नहीं किया? क्या तुमने ये कभी नहीं जाना कि मैं तुमसे? इतना बोलकर ऋत्विक रुक गया। वही ये सुनकर जिया के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो फिर ऋत्विक से नजरें चुराने लगी। वो मन ही मन बोली, हे शिव जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे भला इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऋत्विक शिवन्या से प्यार से करते हैं और मैं शिवन्या नहीं हूं, तो मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? ये सारे शब्द मेरे लिए नहीं है। ये प्यार मेरे लिए नहीं है। अरे, यहाँ तक कि इंसानी दुनिया मेरे लिए नहीं है, तो फिर मुझे इन सब से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वही ऋत्विक को जिया को यूं नजरें चुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिया की ये हरकत उसके दिल को और भी ज्यादा खटकती है। वो फिर जिया के और भी ज्यादा करीब आ जाता है। जब जिया को ऋत्विक के शरीर की खुशबू आती है तो वो जैसे मदहोश होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋत्विक फिर अपने हाथों से जिया का चेहरा थाम लेता है और उसे ऊपर उठाता है। वो फिर बिना ज्यादा सोचे उसे किस करने लगता है। जिया भी थोड़ी देर के लिए अपने सारे होश खोकर ऋत्विक का साथ देने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों की किस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। ऋत्विक फिर जिया के चेहरे से हाथ हटाकर उसकी कमर पर रख देता है और उसे खुद से चिपका लेता है। जिया भी अपने हाथ ऋत्विक के गले में डाल लेती है और उसके बेहद पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में बाबा अघोरीनाथ शिवन्या की फोटो को बहुत गौर से देख रहे थे। यामिनी ने उत्सुक होकर पूछा, बाबा जी, क्या हुआ? क्या आपने इससे पहले इस नागिन को देखा है? क्या आप जानते हैं इसे? बाबा अघोरीनाथ बहुत याद करने के बाद हार कर बोले, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। चलो अब जाने दो इस बात को। तुमने मुझे पता दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आज शाम को ही उसके घर जाऊंगा।
ये सुनकर यामिनी और अमन दोनों बहुत खुश हुए। फिर तीनों ही वहां से अपने अपने काम पर चले गए। वही इंसानी दुनिया में मुंबई में नागरानी निहारिका और नागराज धर्मेश की एंट्री हो गई। वो लोग इंसानी दुनिया में पहुंच गए। उन्हें लेने मोक्ष और श्लोक आए। नागराज धर्मेश ने मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा, सिर्फ तुम दोनों? व्योम कहाँ है? हमें यहाँ बुलाकर खुद गायब है, हमें लेने तक नहीं आया। निहारिका जी देखो तो, शादी के पहले ही आपका बेटा हमें भूल गया। मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। ये सुन मोक्ष और श्लोक दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मुस्कुराने लगते हैं। इतने में नागरानी निहारिका उन्हें शांत करते हुए कहने लगी, ओफो, आप फिर शुरू हो गए। आपको तो पता है ना व्योम के लिए शिवन्या कितना मायने रखती है। व्योम को शिवन्या पूरे 100 सालों के बाद मिली है तो उस पर थोड़ा तो असर होगा ही। आप चिंता मत कीजिए, जब शिवन्या हमारी बहू बनकर नागलोक आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। व्योम भी सुधर जाएगा और आपकी शिकायतें भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये सुनकर धर्मेश मूड सही करते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर सभी घर को रवाना होते हैं। श्लोक ने उनके लिए शिवन्या के ठीक पास वाला घर रेंट पर बुक करवा लिया था। वो घर 3 मंजिला बहुत बड़ा और शानदार था। वैसे घर असल में फिल्म शूटिंग के लिए किराए पर मिलते हैं। घर को देखकर धर्मेश और निहारिका दोनों ही बहुत खुश हुए। धर्मेश फिर जोश में आकर कहने लगे, हम घर तो बहुत अच्छा है, अब बस हमें शिवन्या के घर जाना है, उनके रिश्ते की बात करनी है और फिर झट मंगनी पट ब्याह करवा देना है। निहारिका प्यार से धर्मेश के कान खींचते हुए कहने लगी, अरे अरे, शांति शांति, थोड़ी सांस तो ले लीजिए। देखिए, ये शादी का मामला है, इसमें हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें सही वक्त और मुहूर्त को ध्यान में रखकर सब करना होगा। धर्मेश अपना कान छुड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ, मुझे सब पता है और तुम मुझे क्या समझा रही हो? भूल गई क्या ये व्योम की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है? ये सुन निहारिका एकदम से सीरियस हो जाती है। वो आह भरते हुए कहने लगी, हाय बेचारी शेषा, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। व्योम ने उसे कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। 4 बच्चे को जन्म देने के बाद भी वो व्योम का दिल नहीं जीत पाए। शेषा हमेशा से ही अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही और अब तो शिवन्या भी आ गई व्योम की जिंदगी में। मुझे तो डर लग रहा है कहीं व्योम उसे शिवन्या के खातिर छोड़ ना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो बेचारी जीते जी मर जाएगी। ये सुनकर धर्मेश उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, निहारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे रहते हम व्योम का घर कभी टूटने नहीं देंगे। हम शेषा और शिवन्या दोनों को बराबर का दर्जा देते और व्योम से भी बराबर का दर्जा दिलवाएंगे। हम शेषा के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। ये सुन निहारिका लंबी सांस लेती है। फिर वो दोनों आराम करने चले जाते हैं। वही श्लोक उनका ध्यान रखने के लिए वही रुक जाता है। वही मोक्ष व्योम के पास चला जाता है उसे ये खबर देने। वही व्योम और शिवन्या दोनों घर आ गए होते हैं। शिवन्या का सिर बहुत भारी हो रहा था तो वो सोफे पर व्योम के कंधे पर सर रखकर आराम कर रही थी। वही व्योम शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे सहला रहा था। तभी एक काला और लाल नाग वहां आ जाता है। उसे देखकर शिवन्या एकदम से सीधी बैठ जाती है और व्योम की बाह कसके पकड़ लेती है। फिर वो नाग मोक्ष बन जाता है। मोक्ष को देखकर शिवन्या एकदम से शांत हो जाती है। मोक्ष अपने नागराज और होने वाली नागरानी के सामने सिर झुकाकर कहता है, नागराज, बड़े नागराज और नागरानी इंसानी दुनिया में आ चुके हैं। वो लोग रॉयल बंगलोज के बंगलो नंबर 4 में रुके हैं। ये सुनकर शिवन्या तुरंत खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर पूछती है, क्या व्योम के मम्मी पापा यहाँ आ गए इतनी जल्दी? ओह नो, मैंने तो उनके स्वागत की कोई तैयारी भी नहीं की। मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें? व्योम फिर शिवन्या के पास आकर उसे रिलैक्स करते हुए पूछता है, अरे शिवू, वो मेरे मम्मी पापा ही तो है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? उन्हें तो एक दिन वैसे भी यहाँ आना ही था। ये हमने पहले ही तय किया था, भूल गई क्या? शिवन्या व्योम पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो व्योम? कहने और करने में फर्क होता है। सबसे पहले तो जब वो यहाँ आए तो हमें उन्हें सामने से लेने जाना चाहिए था। फिर हमें खुद से उनके रहने का बंदोबस्त करना चाहिए था। ऊपर से हमने उनके वेलकम की कोई तैयारी भी नहीं की। नितिन हॉस्पिटल में है, माँ पापा दोनों हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा ये सब? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। वही व्योम शिवन्या को शांत करते हुए कहता है, ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो मैं माँ पापा से मिलने चला जाता हूँ। तुम प्लीज टेंशन मत लो वरना ये छोटा सा सिर फट जाएगा। तुम प्लीज आराम करो, ठीक है? शिवन्या ने उंगली चबाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। व्योम ने शिवन्या के सिर पर किस किया, फिर मोक्ष के साथ वहां से निकल गया।
शिवम हॉस्पिटल के वीआईपी एरिया में ऋत्विक और जिया दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए थे। इतने में अंदर से नितिन की आवाज आए, दीदी दीदी, शिवू दीदी। नितिन के बुलाने पर दोनों झटके से अपनी आंखें खोलती है और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों की ही सांसें फूलने लगती है तो दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। जिया ये सब देखकर शॉक रह जाती है तो वो ऋत्विक को जोर से धक्का मार देती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। जिया वॉशरूम में आकर पहले तो जल्दी से डोर लॉक कर देती है, फिर अपने दिल पर हाथ रख खुद को नॉर्मल करने लगती है। वो खुद से ही परेशान होकर कहने लगी, हे शिवजी, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन एक इंसान से रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ। ये कैसे हो गया मुझसे। इतना सब सोचकर जिया अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो पास की चेयर पर बैठ के दिल को थामकर सोचने लगता है, शिवन्या ने मुझे किस किया। शिवन्या मेरे पास आई, इसका मतलब उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है। वो भी मुझे पसंद करती है। यूं हूं। ओह गॉड, फाइनली आपने मुझे ये दिन दिखा ही दिया। थैंक यू सो मच। इतने में नितिन की फिर आवाज आए, दीदी कहाँ हो। शिवू दीदी। ऋत्विक फिर तुरंत खड़ा हो जाता है और चहकते हुए वार्ड में वापस चला जाता है। नितिन ऋत्विक को यूं चमकता चहकता देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो शक करते हुए पूछता है, ऋत्विक ब्रो, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। एनी गुड न्यूज। ये सुनकर ऋत्विक शर्माने लगता है। वो मुंह में उंगली डालकर इधर उधर देखने लगता है। उसको यूं शर्माते देखकर नितिन उसे छेड़ने के अंदाज में कहता है, ऋत्विक ब्रो, कहीं आपकी खुशी का कारण आपकी वो तो नहीं है। ये सुनकर ऋत्विक और भी ज्यादा शर्माने लगता है। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल पड़ जाता है। उसे यूं शर्माता देखकर नितिन उस पर खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर ऋत्विक भी दिल खोलकर हंसने लगता है। ऋत्विक नितिन का हाथ पकड़कर उससे अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है, नितिन मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। आज मुझे सही मायने में मेरा प्यार मिल गया। मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझे उसने हाँ कर दी। उसने जे ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये सुनकर नितिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ऋत्विक को गले लगा लेता है। नितिन प्यार से कहता है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ब्रदर। मैं शिवजी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सारी विशेस पूरी करे। नितिन की ये बात ऋत्विक के दिल को छू गई। उसने प्यार से कहा, थैंक यू नितिन, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, अब तुम आराम करो। तुम्हारी दीदी अभी वॉशरूम में है, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। ठीक है। ये नितिन भी बहुत खुश हो जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। वही जिया नितिन और ऋत्विक की सारी बातें सुन रही थी। उसे ना चाहते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही थी। वो खुद को चाहकर भी स्माइल करने से रोक नहीं पा रही थी। वही ऋत्विक फिर खड़ा होता है। वो पीछे मुड़ता है, तभी उसे याद आता है कि जिया ने नितिन के गाल पर किस किया था। तो वो वापस से पीछे मुड़ता है। नितिन उसे देखकर हैरान हो जाता है और भोलेपन में पूछता है, अब क्या हुआ ऋत्विक ब्रो। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, नितिन मैंने तुम्हें गुड बाय किस तो दी ही नहीं। इतना बोलकर ऋत्विक नितिन के उसी गाल पे किस कर देता है जहां जिया ने उसे किस किया था। ऋत्विक फिर नितिन के बालों पर हाथ फेर के उन्हें भिगा के चला जाता है। जिया फिर खुद को मिरर में देखती है। वो अभी अपने असली चेहरे में थी। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। ऋत्विक की किस याद करते ही वो और ज्यादा शर्माने लगती है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों लेकिन उसकी ये चमक फिर फीकी पड़ जाती है। जिया की आंखें अपने चेहरे को देखकर नम हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, हे शिवजी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ये सब क्यों महसूस कर रही हूँ। ऋत्विक को शिवन्या पसंद है। शिवन्या की बातें पसंद है। शिवन्या का चेहरा पसंद है। और मैं जिया हूँ, शिवन्या नहीं। कब तक, आखिर कब तक मुझे ये मुखौटा अपने चेहरे पर लिए घूमना होगा। कब तक मुझे माँ पापा नितिन और ऋत्विक से झूठ बोलना पड़ेगा। ऋत्विक का प्यार शिवन्या के लिए सच्चा है, लेकिन तब क्या होगा जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा। क्या वो मुझे भी वैसे प्यार कर पाएगा। हे शिवजी, ये कैसे धर्म संकट में मुझे डाल दिया है आपने। मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ। मुझे बस आपका सहारा है, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करने के बाद जिया वार्ड में नितिन के पास आ गई। थोड़ी देर में नितिन को भी नींद आ गई और जिया वापस से ऋत्विक के ख्यालों में खो गई। वही रायचंद मैंशन में हर तरफ सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। जमीन पर रेड कारपेट बिछाया गया था। बड़ा सा मंडप बनाया गया था। हॉल में एक बड़ी सी दीवार पर ऋत्विक और मिशा की एक कपल फोटो एडिट करके लगाई गई थी। इस शानदार रिंग सेरेमनी में कुछ खास वीआईपी लोगों को ही बुलाया गया था।
वहां आगे बड़ा सा शानदार स्टेज बन रहा था जहां ऋत्विक और मिशा की सगाई होगी। पूरे घर को अच्छे से साफ किया जा रहा था। बड़ी बड़ी और महंगी पेंटिंग्स हाल में लगाई जा रही थी। लाइटिंग का काम चल रहा था। राहुल, राज, किंजल, रीमा, टीना, हिना, पीयूष और आयुष पूरे जोश के साथ डेकोरेशन में लगे हुए थे। ऋत्विक जब घर पहुंचा और घर का ऐसा माहौल देखा तो उसका मन किया कि वो जमीन में खड्डा खोद के उसमें समा जाए। उतने में हिना ने उसे देख लिया तो वो, ऋत्विक भैया, चिल्लाते हुए ऋत्विक के पास आई और उसके गले लग गई। हिना चहकते हुए कहने लगी, ओह ऋत्विक भैया, फाइनली आपकी सगाई हो रही है। कल शाम मिशा भाभी ऑफिशियली हमारी भाभी बन जाएगी। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर टुमारो। yippee। ऋत्विक कुछ नहीं कहता, बस लंबी सांस छोड़ता है। उसका ऐसा कोल्ड रिएक्शन देखकर हिना सीरियस हो जाती है और पीछे हट जाती है। ऋत्विक फिर बिना किसी को कुछ बताए दादा दादी के रूम में चला जाता है। उसके जाते ही हिना सबको दबी आवाज में चिल्लाकर बुलाती है, राहुल, राज, किंजू, रीमा, टीना, पीयूष, आयुष, सब यहाँ आओ। रायचंद मेंशन में आते ही ऋत्विक बिना किसी को कुछ बताए दादा दादी के रूम में चला गया। घर के सारे सर्वेंट्स को उसके कदमों की आहट से ही समझ में आ गया कि आज ऋत्विक बाबा का मूड हद से ज्यादा खराब है। वही दादा अंकित और दादी अदिति मेहमानों को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। दादा गुस्सा करते हुए बोले, अरे भगवान, तुम मेरी कभी सुनती क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, कल की सगाई में जीतू नहीं आएगा। तुम्हें पता नहीं है क्या, उसने किसी मैकेनिक की बेटी से शादी कर ली। मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी भी गुस्सा दिखाते हुए बोली, और आप भी मेरी कहाँ सुन रहे हो? जीतू की बीवी अब बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। बहुत नाम है उसका। अब वो हमारे लायक बन चुकी है, तो पुरानी बातें भूल जाइए। दादाजी मूंछों को ताव देते हुए गुस्से में बोले, मैंने ना कहा ना तो मतलब ना। मैं किसी भी ऐरे गहरे खानदान की लड़की को हमारे खानदान की बहू नहीं बना सकता। हमारे घर की बहू बहुत ऊंचे खानदान की ही होनी चाहिए। इस मामले में मैं किसी के बाप की एक नहीं सुनूंगा। ये सुनकर ऋत्विक के पांव दरवाजे पर ही जम गए। ऋत्विक बची कुची उम्मीद दादाजी के शब्दों की बलि चढ़ गई। दादाजी ने ऋत्विक को देखा तो वो खुश होकर जोर से बोले, अरे ऋत्विक बेटे, आओ मेरे शेर, वहां क्यों खड़े हो? देखो, हम तुम्हारी सगाई की कितनी जोरदार तैयारियों में लगे हुए हैं। देखना, तुम्हारी शादी ऐसे होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। दादी ऋत्विक का मायूस चेहरा देखकर पूछने लगी, ऋत्विक बेटे, क्या हुआ मेरे लाल? कोई परेशानी है? हमें बता। ऋत्विक ने भारी मन के साथ पूछा, दादाजी दादी जी, मेरा एक सवाल है, क्या अपने पसंद की लड़की से शादी करना गलत है? अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो क्या मेरा उससे शादी करना गलत है? ये सुन दादी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अरे बेटा, अपने पसंद की लड़की से शादी करना तो हर लड़के का हक और अधिकार होता है। सदियों से ऐसा ही तो चलता आ रहा है। लड़के ही लड़कियों को पसंद करते हैं और रिश्ते की पहल भी वही करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे भी तो पहले तेरे दादाजी ने ही पसंद किया था, फिर उनके परिवार ने, तब जाकर मैं इस घर में बहू बनकर आई। ऋत्विक आह भरते हुए कहने लगा, दादी, मुझे भी कोई लड़की पसंद आ गई है और मैं उसे ही इस परिवार की बहू बनाना चाहता हूँ। और वो। इतने में दादाजी खुश होते हुए ऋत्विक की पीठ थमक पाते हुए बोले, और वो मिशा है, हम जानते हैं बेटे, तभी तो हमने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। देख बेटे, मैं जानता हूँ कि पहली पसंद भुलाना आसान नहीं होता, पर वक्त हर दर्द की दवा है। हमें पूरी उम्मीद है जब तुम दोनों साथ साथ रहने लगोगे तो प्यार हो ही जाएगा। ऋत्विक दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, दादाजी, ये आपका जमाना नहीं है कि एक बार शादी हो गई तो पूरी जिंदगी बस निभाते जाओ। जिंदगी बहुत छोटी होती है, उस पर जवानी उससे भी ज्यादा छोटी। दादाजी, पल में बचपन बीत जाता है, पल में जवानी, और आजकल तो मौत का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे में हर कोई बस यही चाहता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथ अपना खूबसूरत वक्त गुजारे। मैं मिशा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता तो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी खुद नहीं रह सकता। मिशा मेरी बीवी बन सकती है, लेकिन मेरी खुशी नहीं। वो मेरी पसंद कभी नहीं बन सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये सुनके दादाजी और दादी जी एक दूसरे की तरफ परेशान होकर देखने लगते हैं। वो ऋत्विक पर जोर जबरदस्ती करना तो चाहते थे, लेकिन वो उसके नर्म दिल को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते। अब वो बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। दादाजी हिम्मत करके कड़क आवाज में पूछने लगे, ऋत्विक बेटे, तुम उस शिवन्या की बात कर रहे हो, है ना? ऋत्विक उम्मीद में जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगता है। वो घुटनों के बल दादा दादी के पैरों के पास बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है,
दादा दादी प्लीज मेरे खातिर, मेरी खुशी के खातिर प्लीज आप लोग मान जाइए। मैं शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज आप एक बार शिवन्या से मिल लो। आई प्रोमिस वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, इनफैक्ट आप तो उसे पसंद भी कर लोगे। प्लीज प्लीज। ऋत्विक की ये सारी बातें उसके नटखट भाई बहन भी बहुत इमोशनल होकर सुन रहे थे। हिना अपनी नम आंखों को पोंछते हुए बोली, प्लीज दादू प्लीज दादी हाँ कर दो प्लीज। राहुल भी धीरे से कहने लगा, ये इस दादू प्लीज ग्रीन सिग्नल दे दो, हमसे भाई का दर्द और देखा नहीं जाता। किंजल भी आ भरते हुए कहने लगी, हाँ यार, भाई को अगर शिवन्या पसंद है और अगर भाई उस शिवन्या के साथ खुश है तो मुझे उसे भाभी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज गॉड भाई की बिगड़ी बना दो प्लीज। टीना अपने फिंगर्स क्रॉस करके कहने लगी, हाँ बोलो हाँ दादू प्लीज हाँ बोलो हाँ। हिना फिर प्रार्थना करते हुए बोली, हे शिव जी प्लीज भाई की बिगड़ी बात बना दो, भाई को उनका फर्स्ट लव दे दो। प्लीज दादा दादी को मना लो प्लीज प्लीज। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं पक्का कल से 8 के बजाय 7:30 बजे उठूंगी। आई प्रोमिस। ये सुनकर सब उसकी तरफ घूर के देखने लगे। हिना चेहरा बनाकर मासूमी से कहने लगी, क्या देखो मैं इतने बजे ही उठ सकती हूँ सच में। राहुल हिना के सिर पर तपली मारते हुए कहने लगा, तू भी ना, भाई के लिए तुझे 5 बजे उठने की मम्मत माननी चाहिए। कभी सुना नहीं है क्या 5 बजे ब्रह्मा मुहूर्त होता है। हिना आंखें बड़ी करके तपाक से बोल उठी, क्या 5 बजे? ना बाबा ना, मैं इतनी जल्दी उठने का सोच भी नहीं सकती, करना तो नामुमकिन है, कसम से मैं पागल हो जाऊंगी। इतने में दादाजी लंबी सांस लेते हुए बोले, ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे कहने पर हम आज शाम शिवन्या के घर जाएंगे। अगर हमें सब सही लगा तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। ये सुनकर ऋत्विक रोते हुए दादाजी को गले लगा लेता है। ऋत्विक भारी आवाज में कहता है, थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। ये सुन दादाजी भी खुश होकर ऋत्विक को गले लगा लेते हैं। वहीं बाहर खान लगाए सुन रहे सब ये खुशखबरी पाकर जोर से चिल्लाए, हुर्रे। फिर सभी आपस में गले मिलते हैं। उनकी आवाज सुनकर दादा दादी और ऋत्विक हैरानी से दरवाजे पर देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। सब एक दूसरे से खुश होते हुए गलेलते हुए कहने लगे, हुर्रे। दादाजी मान गए, भाई का रिश्ता तय हो गया। दादाजी ने भाई की बात मान ली। हुर्रे yippee। ये सुन ऋत्विक भी खुश होता हुआ बाहर आ जाता है, फिर सभी उसे जोर से गले लगा लेते हैं। इन सब में एक बंदा ऐसा भी था जिसे इस बात की 1% भी खुशी नहीं थी। राज मन ही मन बोला, क्या यानी कि अब वो नागिन इस घर की बहू बनेगी? भाई की बीवी, मेरी भाभी, इस घर की बहू? इम्पॉसिबल। उसने जिन बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगाया उनका आज तक कोई पता नहीं चला। अगर वो हमारे घर में आ गई तो कहीं वो एक दिन हमें ही गायब ना कर दे। मुझे मॉम डैड को इस बारे में बताना होगा। 1 मिनट मॉम डैड को क्यों, मुझे ये बात मिशा भाभी को बतानी होगी। अब सिर्फ वही है जो ऋत्विक भाई पर प्रेशर डाल सकती है। इतना सब सोचकर राज सबसे छुपते छुपाते अपने रूम में चला गया और उसने मिशा को कॉल कर दिया। वो दबी आवाज में बोला, हेलो मिशा भाभी, आप जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ। यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो गया है, सब गलत हो रहा है। मिशा स्पा ले रही थी, वो रिलैक्स होते हुए कहने लगी, अरे राज क्या हुआ है, ऐसे पहेलियां क्यों बूझा रहा है, जो कहना है साफ साफ कहना। राज ने उसे भड़काते हुए कहा, मिशा भाभी, आपको वो शिवन्या याद है जिसके लिए भाई पागल हो रखे हैं? उन्होंने एक बार फिर दादा दादी को शिवन्या से मिलने के लिए कन्विंस कर लिया है। पिछली बार तो आपका लक अच्छा था जो बात नहीं बनी, लेकिन इस बार की कोई गारंटी नहीं है। बाय चांस अगर शिवन्या दादा दादी को पसंद आ गई तो पत्ता तो कट गया समझो। आप दोनों की शादी तो छोड़ो, सगाई भी नहीं होगी। ये सुनकर मिशा तुरंत बेड पर बैठ जाती है और टेंशन से उसकी सांसें भी फूलने लगती है। उसे ऋत्विक और जिया का वो ऑफिस सीन याद आ जाता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। एक वर्कर जो मसाज दे रही थी वो मिशा को शांत करते हुए कहती है, अरे मैडम जी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, शांत हो जाइए। देखिए ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होता, आप आराम से लंबी सांस लीजिए। ये सुनकर मिशा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो उस लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, फिर गुस्से में कहती है, बेवकूफ लड़की, यहाँ मेरी शादी टूटने की नौबत आ गई है और तुम्हें आराम की पड़ी है। अगर मेरा ऋत्विक मुझसे दूर हुआ न तो मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। आए बड़ी लंबी सांस लेने वाली, चल बाजू हट। इतना सुन वो लड़की अपने लाल गाल पर हाथ रखकर तुरंत साइड हो गई।
मिशा फिर तुरंत चेंज करके अपने घर को निकल गई। इधर ऋत्विक अपने रूम में सोच सोचकर खुशी से पागल हुए जा रहा था। वो अपने वार्डरोब से अपने कपड़ों के बीच में से शिवन्या की एक प्यारी सी स्माइल करती हुई फोटो बाहर निकालता है और उसे हवा में घुमाते हुए गुनगुनाने लगता है। हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गई चुराने वाली, मेरी कातिल। ऋत्विक का दिल इस समय खुशी के मारे फुदक रहा था। वही शिवन्या के घर में अलग ही धूम मची पड़ी थी। शिवन्या अपने घर पर माँ पापा को सब बता रही थी। शिवन्या जल्दी जल्दी कहती है, पापा आप ये टेबल इधर रखो, नहीं नहीं उधर रखो। पापा वो बल्ब साफ करो, देखो कितना गंदा है। माँ आप वो वास से सारे फ्लावर हटा दो, उन्हें प्लास्टिक के फूल पसंद नहीं आएंगे। पापा आप जरा वो पर्दे बदल दो, मुझे वो पसंद नहीं है। माँ आप प्लीज हल्का फुल्का खाना बनाना, उन्हें ज्यादा तेल वाला तला हुआ खाना शायद पसंद ना आए। पापा ये चप्पल किसी दूसरी जगह पर रखो, यहाँ नहीं। माँ मैं ये नीला ड्रेस पहनूं के लाल या फिर पीला अनारकली ड्रेस। मम्मा क्या मुझे साड़ी पहननी चाहिए, मुझे मेकअप करना चाहिए या नहीं। पापा आप अपनी कार साफ करो, देखो कितनी धूल है उस पर। माँ आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, बताओ मुझे मैं क्या पहनूं। हे शिव जी आज व्योम के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, ऊपर से नितिन भी घर पर नहीं है। पता नहीं उन्हें ये सब पसंद आएगा या नहीं, उन्हें ये घर अच्छा तो लगेगा ना। हे शिव जी कितना सारा काम पड़ा है, पता नहीं कब खत्म होगा ये। हे शिव जी कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ये बोलते वक्त शिवन्या अपने हाथ अपने माथे पर रख देती है। उसे ऐसा करता देख बेचारे मम्मी पापा उसे परेशान होकर देखते रहते हैं। माँ आह भरते हुए बोली, सुनिए जी ये सच में हमारी ही बच्ची है ना, इतनी तैयारियां तो इसने अपने बर्थडे पर भी नहीं की थी। पापा हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान ये व्योम के प्यार का जादू है। जब इंसान के दिल दिमाग पर प्यार का जादू चलता है तो अच्छे अच्छे लोग भी बदल जाते हैं। अब हमारी बेटी हमारी नहीं रही, उस पर व्योम का रंग चढ़ गया है। हा हा हा। माँ शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे शिव जी मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, शिवन्या और व्योम की जोड़ी को हमेशा ऐसे ही साथ रखना, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देना। भगवान करे इनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर न लगे। पापा माँ को थपथपाते हुए कहने लगे, अरे शुभ शुभ बोलो शोभना, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। शिवजी बैठे हैं ना, वो सब अच्छा ही करेंगे। अब तुम टेंशन लेना शुरू मत कर देना। ये सुन माँ भी मुस्कुरा दी। वही शिवन्या अपने सारे कपड़े बिस्तर पर फैला देती है, फिर बारी बारी से उन्हें ट्राई करती है। वही व्योम भी आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है शिवन्या के घर जाने के लिए। वही धर्मेश और निहारिका शॉपिंग पर निकल जाते हैं। आखिर वो पहली बार अपनी होने वाली बहू शिवन्या के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। शिवन्या के घर आखिरकार शाम के 6 बज जाते हैं। पापा घर के हॉल में चीजें सही कर रहे थे। माँ नाश्ता बना रही थी। वही जिया शिवन्या को लाल साड़ी पहना रही थी। लंबे काले खुले बाल, गोरा सा चेहरा, मांग में मांगटिका, लाल बिंदी, काला काजल, गुलाबी होठ, बड़े बड़े सोने के झुमके, खूबसूरत सा लाल रंग का हार, हाथों में लाल चूड़ियां, लाल शादी और आखिर में जिया का कान के पीछे किया काला टीका। शिवन्या जब आईने में खुद को देखती है तो वो खुद से ही शर्मा जाती है। जिया उसकी नजर उतारते हुए खुश होकर कहती है, वाह नागरानी जी आप आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। नागराज जब आपको देखेंगे बस देखते ही रह जाएंगे। महादेव करे आज आपको किसी की भी बुरी नजर ना लगे। ये सुनकर शिवन्या जिया को गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, थैंक यू जिया, तुम नहीं जानती तुमने मेरी जिंदगी में एक बहन की कमी को पूरा कर दिया है। आज से तुम भी इस घर की बेटी हो, माँ पापा की बेटी हो, मेरी और नितिन की बहन हो। तुम मुझे प्लीज नागरानी मत कहो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन जिया भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था और आज उसे पूरा एक परिवार मिल गया। वो भी प्यार से कहती है, जी नागरानी जी, मेरा मतलब शिवन्या जी। शिवन्या फिर अलग होते हुए जोर देते हुए कहने लगी, अम्मा नहीं सिर्फ शिवन्या, चलो बोलो। जिया सोच में पड़ गई। शिवन्या नाराज होते हुए कहने लगी, ओफो अब बोलो भी, कितना सोच रही हो। बहुत सोचने के बाद जिया ने कहा, अच्छा ठीक है शिवन्या, अब खुश। शिवन्या ने खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ बहुत खुश। वही रॉयल बंगलोज के बंगलो नंबर 4 में भी बहुत भागदौड़ हो रही थी। व्योम बाहर आंगन में चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, माँ पापा
और कितनी देर? हमें आज शाम को वहां जाना है लाल, सुबह नहीं। जल्दी आइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने में पापा तेज कदमों से बाहर आते हुए कहने लगे, बाप रे बाप, ये औरतों के कितने नखरे होते हैं। पहले तो वो खुद ही ये डिसाइड नहीं कर पाती उन पर क्या अच्छा लगता है, फिर जब हम कमेंट करते हैं तो उल्टा हम पर ही भड़क जाती है। बेचारा आदमी करे तो क्या करे। ये सुनकर व्योम को हंसी आ जाती है। पापा चिढ़ते हुए और उससे चिढ़ाते हुए कहते हैं, ऐसे बत्तीसी क्या दिखा रहे हो तुम? कुछ टाइम रुक जाओ बेटा, फिर तुम्हारे भी ऐसे ही दिन आएंगे। फिर तुम भी मेरी तरह औरतों की शिकायतें करोगे। व्योम ये सुनकर चुप हो जाता है, फिर पूरे विश्वास के साथ कहता है, चलिए रहने भी दीजिए, मेरे ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे। मेरी शिवन्या बहुत भोली है, वो माँ की तरह ऐसे चिल्लाती नहीं है। पापा फिर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अबे चल चल, शादी से पहले सभी को शादी का लड्डू मीठा ही लगता है, लेकिन शादी के बाद वही लड्डू कड़वा लगने लगता है। चल छोड़, अभी ये बात तुझे समझ में नहीं आएगी, जब तेरी बीवी भी तेरा खून चूसेगी तभी तुझे अक्ल आएगी। इतने में माँ खिड़की से नीचे पापा को गमला मारते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की? बस 5 मिनट रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। ये सुनकर पापा डर जाते हैं। वो हाथ में पड़ा गमला ध्यान से नीचे रख देते हैं। वही व्योम चिढ़ते हुए माँ से कहता है, ओ मेरी अम्मा, आप लड़की नहीं है, आप लड़के की माँ है। आप पहले से इतनी सुंदर है और कितना सुंदर दिखना है आपको। अब आ भी जाए प्लीज। माँ रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, हाँ बेटा, बस 5 मिनट, मैं बस अभी नीचे आती हूँ। ओके। वही रायचंद मेंशन में भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऋत्विक चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहा था। ओ मेरे प्यारो दुलारो, अब क्या सुबह करोगे तैयार होने में? जल्दी चलो। दादा दादी, कहाँ है आप? किंजल हाथ में छोटा सा गोल मिरर लिए लिपस्टिक लगाते हुए कहती है। हाँ हाँ भाई रुको जरा, फाइनल टच अप टू दे दूं। वो क्या है ना, मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे से जमाना चाहती हूँ। ये सुन ऋत्विक गुस्से से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख देता है, तो किंजल छोटा सा चेहरा बना देती है। इतने में बाकी सारे भी तैयार होकर वहां आ जाते हैं। दादाजी वहां आकर ऋत्विक से पूछते हैं, अरे बेटा, सिर्फ बच्चे ही तैयार हुए हैं क्या? अमन, आरव, यामिनी, शीतल, वो सब कहाँ है? राहुल बोला, दादाजी वो सब के सब किसी न किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वो क्या है ना, कल शाम को सगाई है तो वो। ऋत्विक बीच में चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, अब चले। इतने में राज अपने हाथ में एक लाल रंग की अंगूठी पहनकर आता है। वो सोचता है, माँ ने कहा था इससे नागिन मेरे पास नहीं आएगी। अगर वो शिवन्या सच में नागिन है तो वो इस अंगूठी से दूर ही रहेगी। चलो अच्छा है, आज सब क्लियर हो जाएगा, मैं सही हूं या नहीं। राज कोने में दूर खड़ा धीमे धीमे आ रहा था तो ऋत्विक उसके पास आकर बोला, ओ मेरे भाई, तुझे अलग से इनविटेशन दूं क्या चलने के लिए? क्या ये कछुए की चाल चल रहा है? थोड़ी तो फुर्ती दिखा। राज फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। इतने में पीयूष वहां आकर पूछता है, अच्छा ब्रो, आप श्योर तो है ना कि शिवन्या भाभी के घर में सब सेट है? आई मीन उन्हें पता तो है ना कि हम वहां आ रहे हैं? क्या पता हम वहां जाए तो हमें वहां ताला मिले। ये सुन ऋत्विक के दिमाग में ब्लास्ट होता है। वो सोचने लगता है, अरे हाँ, नितिन तो अभी हॉस्पिटल में है, कहीं सब के सब नितिन के पास हॉस्पिटल में ही ना रुके हो। पीयूष की बात सही है, क्या पता हमें वहां कोई ना मिले और सिर्फ ताला मिले। मुझे शिवन्या को कॉल करके ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो अभी घर पर है ना नहीं। ऋत्विक फिर कोने में जाकर शिवन्या को कॉल करता है। उस वक्त शिवन्या नीचे सबको अपनी साड़ी दिखा रही थी और जिया शिवन्या के रूम में थी। शिवन्या का फोन बजा तो जिया ने फोन उठा लिया। ऋत्विक थोड़ा नर्वस होते हुए पूछा, शिवन्या हाय, कैसी हो तुम? ऋत्विक की नर्वसनेस देखकर जिया चौंक जाती है। वो बड़बड़ाए, अरे, इस खडूस के भी पसीने छूटने हैं, उसकी भी हवा टाइट होती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऋत्विक ने पूछा, शिवन्या, हेलो, तुम सुन रही हो क्या? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कई सुन रही हूँ, कहिए, क्या काम है आपको? ऋत्विक ने अपने हाथ की मुट्ठी दीवार पर मारते हुए पूछा, वो शिवन्या, वो, क्या तुम अभी घर हो? आई मीन क्या तुम नितिन के पास हो या घर पर? ये सुन जिया चौंक जाती है। वो फिर हैरान होते हुए कहती है, जी मैं घर हूँ। ऋत्विक ने उतावला होकर पूछा, और तुम्हारे मॉम डैड, क्या वो भी घर पर है? ये सुन जिया फिर से हैरान हो जाती है। वो जवाब देती है,
जी हाँ, वो दोनों भी घर पर है। फिलहाल नितिन के पास उसका दोस्त है कमलेश करके। क्यों, क्या हुआ? ऋत्विक एक्साइटेड होते हुए कहने लगा। अरे नहीं तो कुछ भी नहीं, अब सब सेट है। अच्छा सुनो, तुम अभी घर पर ही रहना एंड अपने मॉम डैड को भी घर ही रखना, कहीं जाना नहीं। ये सुनकर जिया चौंक जाती है, फिर सवाल करती है, हाँ ठीक है लेकिन क्यों? ऋत्विक शर्माते कहता है, शिवन्या, आई हैव ए बिग सरप्राइज फॉर यू, जस्ट वेट फॉर मी, ओके। ये सुन जिया सिर खुजाने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इतने में उसे पीछे से दादी की आवाज सुनाई दी। अरे ऋत्विक, हमें यहाँ लाइन में खड़ा करके खुद कहाँ चला गया? अब क्या तुझे देर नहीं हो रही है? अब तुझे शिवन्या के घर नहीं जाना है? तुम दोनों के रिश्ते की बात नहीं करनी है? ऋत्विक जोर से कहता है, हाँ आया दादी। अच्छा शिवन्या, मेरे सरप्राइज का वेट करना, बाय। फोन कट हो गया। वही जिया का मुंह शौक के मारे खुला का खुला रह गया। वो पास के चेयर पर धड़ाम से बैठ गई। उसे ऋत्विक की किस याद आई, फिर उसकी कही हुई बेटे याद आए। ऋत्विक ने कहा था, नितिन मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, आज मुझे सही मायने में मेरा प्यार मिल गया। मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझे उसने हाँ कर दी। उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। जिया फिर एकदम से खड़ी हो गई और इधर उधर घूमने लगी। हे शिवजी, अब ये क्या नया सियापा हो गया? मैंने और ऋत्विक ने एक किस क्या किया? ऋत्विक ने उसका ये मतलब निकाल लिया। इसका मतलब शिवन्या के लिए आज एक नहीं बल्कि दो दो रिश्ते आएंगे। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतना बड़ा घोटाला। हे शिवजी, कहीं नागराज और ऋत्विक फिर से आमने सामने ना आ जाए। अगर वो एक ही टाइम पर यहाँ आ गए तो क्या होगा? हे शिवजी प्लीज, कुछ भी करके ये बला टलवा दो। इस बला से पीछा छुड़वा दो। नागराज का गुस्सा तो आप जानते ही है, कहीं वो गुस्से में आशीष की तरह ऋत्विक को भी ना मार दे। प्लीज शिव जी, ऐसा अनर्थ होने से बचा लो, प्लीज प्लीज। वहीं दूसरी तरफ माँ केसरिया रंग की खूबसूरत साड़ी पहले नीचे आए। जब वो आए तो पापा और व्योम दोनों ही उसे बस एकटक देखते रह गई। माँ फिर एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, देखा, ऐसा ही रिएक्शन पाने के लिए औरतों को टाइम लगता है और उन्हें तैयार होने की देर होती है। ये सुनकर पापा अपने सिर को खुजाने लगते हैं। वही व्योम प्यार से अपनी मम्मी के गाल पर किस कर देता है, फिर उनकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह मम्मा, आप आज भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप मेरी माँ ना होती तो पक्का मैं आपसे ही शादी कर लेता। ये सुनकर पापा ताना मारते हुए कहते हैं, हाँ और मैं शिवन्या से। ये सुनकर व्योम आंखें छोटी करके पापा को देखने लगता है। वो फिर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, हाँ अगर ऐसा होता तो। माँ बीच में कहती है, ओफो, अब चलो भी, देर हो रही है। मोक्ष, श्लोक, चलो जल्दी से बाहर आओ। इतने में मोक्ष और श्लोक हाथ में ढेर सारे तोहफे, फूल, फल लेते हुए बाहर आए। व्योम ने हैरान होते हुए पूछा, इतना सब? माँ हम तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं, फिर इतना सारा सामान? माँ ने मुस्कराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, हम लड़के वाले हैं, इतना शो ऑफ तो बनता ही है। उन्हें भी तो पता चलन चाहिए उनकी लड़की किस बड़े घराने की बहू बनने वाली है। तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी के ससुराल वाले कितने बड़े हैं। क्यों जी? पापा हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये सुन व्योम मुस्कुराने लगता है। आखिर बात में दम तो था। उसके मम्मी पापा पहली बार शिवन्या के मम्मी पापा से मिलने वाले हैं तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। फिर सभी कार से शिवन्या के घर के लिए निकल गए। वो ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो 7 बजे ही वहां पहुंच गए। वही ऋत्विक भी अपने घर से शिवन्या के घर में लिए रवाना हो चुका था, पर उसका घर शिवन्या के घर से दूर था तो उसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।